हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं एक और खूबसूरत टॉपिक लेके, जिसका नाम है औद्योगिकरण वर्सेस उपनिवेशवाद। ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने खुद से अब इसको अपना नाम दिया है। यहां मैंने वर्सेस लगाया, यानी इसका मतलब कहने के मतलब है कि आज मैं दो टॉपिक पे, दो कंसेप्ट पे चर्चा करने वाला हूं। एक औद्योगिकरण पे, दूसरा उपनिवेशवाद पे, और दोनों में ऐसा चर्चा करूंगा कि कोई भी समस्या इससे संबंधित आपको हो तो वो आपसे निकल जाए। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि उपनिवेशवाद कैसे इसका जन्म हुआ, और ये भी चर्चा करने वाले हैं कि औद्योगिकरण कैसे उपनिवेशवाद को लेके आई है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि आप बताइए कि औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया। तो सारी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम एक बात याद करते हैं, हम उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण की परिभाषा को रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी कई बातें हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, और आज की क्लास में, आज की वीडियो में मैं यही समझाऊंगा आपको कि इनके पीछे बहुत बातें हैं, और इन दोनों को अलग अलग से विस्तार रूप से समझ लेना और उसके बाद इसके बारे में चर्चा करना, यह ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मेरी वीडियो आपको खासकर अच्छी लगती है, तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि दोनों को इस हद तक इतनी सरलता से समझा दिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो वो आसानी से क्लियर हो जाए। आपको पता है कि मैं याद कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, मैं ऐसा कंसेप्ट आपको देता हूं ताकि आपको जीवन में वो बात याद रहे। आप कभी किताब छुए या ना छुए, लेकिन आपको दिमाग में वो बात हमेशा याद रहे। मैं स्टोरी की तरह हर बात को समझाने की कोशिश करता हूं, और आज भी वही कोशिश करूंगा कि ये कहानी बाय कहानी आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, मैं आज जो है दोनों टॉपिक को अलग अलग तोड़ूंगा। यानी कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण की चर्चा मैं अलग करूंगा और उपनिवेशवाद की चर्चा मैं अलग करूंगा। मैं उपनिवेशवाद की चर्चा तो भी बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा आप पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, आप जानते हैं कि भाई औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। तो इसका मतलब पहले हमें औद्योगिकरण पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, इसका मतलब उपनिवेशवाद से औद्योगिकरण बढ़ा है, यानी इसका मतलब है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के बाद उपनिवेशवाद जन्म हुआ। अब देखिए, दोनों की दोनों प्रक्रिया इंग्लैंड से चालू हुई। सर्वप्रथम जहां से औद्योगिकरण चालू हुआ होगा, वहीं से उपनिवेशवाद चालू हुआ होगा। आप बोलोगे सर क्या औद्योगिकरण, क्या उपनिवेशवाद, क्या औद्योगिकरण, क्या उपनिवेशवाद। आप कर रहे थे, और मतलब तो समझाइए कि दोनों का मतलब क्या है। मैं समझाता हूं। औद्योगिकरण को समझने से पहले ये क्लियर हो गया कि उपनिवेशवाद से पहले पढ़ना औद्योगिकरण जरूरी है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ना अच्छी लगे तो कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, आप स्किप करके दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। एक पे एक टीचर सब हैं, यूट्यूबर यूट्यूब पे हैं, लेकिन मेरी यही मनसा रहती है, मैं ये किसी से अपना कंपटीशन नहीं करता। बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरे चाहने वाले भी कुछ ना कुछ होंगे, मेरी पढ़ाई भी शायद कुछ को अच्छी लगती होगी, तो जो कुछ को अच्छी लगती है मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे प्रेशर नहीं करूंगा कि मेरी वीडियो को देखिए, लाइक किए, शेयर किए, नहीं, कभी नहीं। अगर अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर तो कोई वीडियोस बहुत सारी हैं, आप उन पे जाके देखिए, क्योंकि अपना समय बर्बाद ना करें। आप जब भी 2 घंटा 1 घंटा जो भी आप अपने पढ़ाई पे लगाते हैं ना, उस जगह लगाए जिस जगह से आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आपको मेरी लेक्चर समझ में नहीं आ रही तो कोई जरूरत नहीं है फालतू के आपको लेक्चर देखने की। आपको उनका लेक्चर देखना चाहिए जिससे आपको आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपना समय कभी ना बर्बाद करें। आप अच्छे टीचर की क्लासेस लें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं और अच्छे से बात को समझाऊं। आइए, तो पहले औद्योगिकरण की बात कर लेते हैं हम। औद्योगिकरण को समझने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, आप समझिएगा। देखिए, पहले गांव हुआ करता था। आप कहानी समझिएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि मैं समझाऊं, बस उसके अलावा कुछ मेरा काम ही नहीं है, मैं रटा नहीं सकता। पहले गांव हुआ करता था। अब गांव कैसे हुआ कर देखिएगा, आपको इसी में पता लग जाएगा कि गांव, और इसी में आपको नगरीकरण भी पढ़ाया गया होगा, शहरीकरण भी पढ़ाया होगा, मुक्त व्यापार भी पढ़ाया गया होगा। ये सारे के सारे टर्म इन्हीं के बीच के हैं। अगर आपको ये दोनों बात समझनी है तो वो बातों को मैं बीच में लाऊंगा, ये कोई अलग बात नहीं है। अगर आपको ये बात समझनी है तो आज की वीडियो में बने रहें आप। देखिए, पहले गांव हुआ करता था, और गांव में क्या हुआ करता, गांव में कैसे, गांव में ना मार्केट नहीं हुआ करती थी। मार्केट यानी कि बाजार, मार्केट ना हुआ करती थी, यानी बाजार ना हुआ करता था। बाजार कब बना, पहले गांव में ना एक व्यवस्था होती थी हाट की। हमारे गांव तरफ तो हाट कहा जाता है, आपके गांव की तरफ क्या कहा जाता होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा मुझे। पहले क्या होता था, गांव के लोग जो है ना वो सामान बनाते थे। अभी मैं उपनिवेशवाद की नहीं बात कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं। एक एक बात को समझिए, मैं ऊपर की ओर चढ़ूंगा, सारी बातें आपको समझ, मैं जड़ से ले चल रहा हूं ऊपर की ओर आपको। तो क्या होता था, हाट हुआ करता था, और हाट हुआ करता था तो हाट में क्या होते थे, गांव के लोग तो ज्यादातर किसानी किया करते थे। पहले तो सबका भाई अपना अपना काम बटा हुआ था कि कुम्हार कोई काम करेगा, बढ़ई कोई काम करेगा, किसान कोई काम करेगा, यानी सबका अपना जाति के आधार पर बंटवारा काम का हो गया था। पहले जाति का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था। तो क्या होता था,
कि लोग सब क्या करते थे, अपना काम निकालने के बाद पूरे परिवार के लोग मिलके हाथ से कुछ ना कुछ सामान बनाते। पहले दुनिया तो डेवलप थी नहीं, मशीन्स तो थे नहीं, तो हाथ से कुछ सामान बनाते और उनको सामान बनाने में, एक सामान बनाने में 4 से 5 दिन, सप्ताह भर लग जाता था। तो कम से कम मान लीजिए 7 दिन उन लोगों को लगते थे सामान बनाने में, 7 दिन। तो 7 दिन जो सामान वो लोग बनाते थे, तो कहीं गांव के अगल या बगल में एक बाजार लगा करता, जिसे हम हाट के नाम, बाजार नहीं उस समय हाट होता था। जो होता क्या था, अब जैसे कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, तो यहां पे जहां पे सबसे अधिक जगह हुआ करती थी, वहां पे ये 7 दिन में जो गांव के लोग, यानी एक गांव अगल बगल के गांव के लोग जो सामान बनाया करते थे, वो बेचने के लिए आते थे, बेचने के लिए आते थे। और इंसान और अगल बगल के गांव के लोगों को यह भी पता होता था कि सोमवार को या किसी एक दिन फिक्स होता था कि वहां जाएंगे, वहां सोमवार को जाना है, वहां हमारी आवश्यकता की सारी सामान बिकेंगी। और जो बेचने वाले होते थे, जो विक्रेता होते थे, उनको भी पता है कि सोमवार को वहां पे हाट लगेगा, यानी बाजार लगेगा, और वहां हमको जाना है, अपने सामान को बेचना है। यानी खरीदने वाले को भी बात पता होती थी और बेचने वाले को भी बात पता होती थी। और ये सब दिन नहीं लगता था, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन लगाया जाता था। और ये गांव गांव चेंज होता था, जैसे आज मान लीजिए मेरे गांव में लगा तो कल किसी दूसरे गांव में लगेगा, ताकि दूसरे गांव के लोगों को भी सामान बेचने का अधिकार मिले और दूसरे गांव के लोगों को भी सामान खरीदने का अधिकार मिले। तो लोग उस समय इंतजार किया करते थे, सामान बेचने के लिए भी और सामान खरीदने के लिए एक दिन निश्चित होता था, उसे हम हाट कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, और जनसंख्या बढ़ने के बाद जैसे जैसे विदेशी कंपनियां एक दूसरे कंपनियों पे हावी होने लगी, खासकर, और विदेशों में जब इसका, विदेशों को काली कंपनी यानी खासकर इंग्लैंड को यह एहसास हुआ कि हाथ से बने हुए सामान को हम ज्यादा बना के मुनाफा नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप एक दिन, अगर हाथ से आप एक दिन में कितना सामान बनाएंगे, 3 से 4, लेकिन अगर यही मशीनों से बनाने लगे तो शायद 30 से आप 40 बनाएंगे। आप कहोगे हाँ सर बनाएंगे, 30 से 40 आप बनाओगे। तो यही होता था। तो इंग्लैंड में ये प्रथा चालू हुई सबसे पहले, और इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड के व्यापारियों ने क्या किया, वस्तु का निर्माण मशीनों से करना क्या कर दिया, चालू कर। ध्यान समझिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, चालू कर दिया। लेकिन हमारे भारत में ऐसी प्रथा नहीं थी। हमारे भारत में क्या बनता था, हाथों से बनता था सामान, और हाथों से हम हाट का इंतजार करते थे, हाथों से परिवार के लोग मिलकर बनाते थे, जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम जानते हैं। आप कुटीर उद्योग जानते होंगे। कुटीर उद्योग मतलब वैसे उद्योग जिनमें वस्तु का निर्माण हाथों से होता था, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, और परिवार के लोग ही मिलकर उस उद्योग को पूरा करते थे। पहले ऐसे हमारे भारत गांव में हुआ करता था कुटीर उद्योग। लेकिन अब ध्यान समझिएगा, लेकिन इंग्लैंड को यह ललक लगी, इंग्लैंड ने यह सोचा कि भाई वस्तु का निर्माण मशीनों से होना चाहिए, मशीनों से होना चाहिए, मशीनों से होना चाहिए। अब मशीनों से होना चाहिए, इसका मतलब कि जब मशीनों से वस्तु का निर्माण होगा तो यानी वस्तुएं ज्यादा बनेगी। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, वस्तुएं ज्यादा बनेगी। अब वस्तु ज्यादा बनेगी तो वस्तु को बेचने के लिए भी बाजार चाहिए, यानी कि वस्तु अगर ज्यादा बनेगी तो बेचने के लिए भी तो ज्यादा बाजार चाहिए। मान लीजिए गांव के किसान एक दिन में 3 से 4 वस्तु बनाते थे, तो सप्ताह भर में अगर एवरेज 4 बनाते, 7 से मल्टीप्लाई कर 7 चौक 28 वस्तु बनाते थे वो एक दिन में। तो वो एक सप्ताह अगर हाट लगता था, उनका बाजार लगता था, तो उनमें जाके वो उसको बेच देते थे। लेकिन जब मशीनों से बनाने लगेंगे तो 30 से 40 50 सामान एक दिन में बनेंगे। इसको अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करें, 7 पंचे 35, 350 वस्तु बनेगी। अब 350 वस्तु बेचने के लिए आपको बाजार भी ज्यादा बड़ा करना होगा, यानी कि हाट एक गांव में नहीं, एक से अधिक गांव में लगाना होगा। ध्यान समझिएगा, क्योंकि एक गांव में आप कितनी वस्तु बेच लेते हैं, 28, लेकिन 350 वस्तु बनानी है, तो इसका मतलब बाजार भी अधिक लगाना होगा। यानी पहले आप एक दिन सामान बेचते थे, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इवन आपको सप्ताह भर बेचना पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि जब वस्तु ज्यादा बनेगी, ध्यान समझिएगा, सारी बात ये, वस्तु ज्यादा बनेगी तो बेचने के लिए बाजार भी ज्यादा चाहिए। तो धीरे धीरे ये हाट की प्रथा खत्म होती गई और बाजार का निर्माण होते गया। बाजार मतलब मशीनों से वस्तु का निर्माण किससे होने लगा, मशीनों से। अब मशीनों से वस्तु का निर्माण होने लगा तो अब वस्तु को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होने लगी। यानी ऐसा स्थान खोजा गया जहां पे 24 घंटा सामान को बेचा जा सके और 24 घंटा सामान को खरीदा जा सके। क्योंकि जब वस्तु से सामान बनाया गया तो ना तो वस्तु की कमी थी, वस्तु की कमी थी अब किस बात की, तो वस्तु को कहां कहां बेचा जाए, ये बात आपको, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्योंकि जब वस्तु बढ़ती है, जब वस्तु का निर्माण बढ़ता है, तो सिंपल बात है, उनको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। पहले गांव के लोग हाथों से वस्तु बनाते थे, वस्तु उनके पास कम होती थी, तो सप्ताह में 1 से 2 दिन वो लोग बाजार लगाते थे, उसमें सारी वस्तु उनकी बिक जाती थी। लेकिन जब वस्तु का निर्माण मशीनों से होने लगा तो वस्तु को बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था थी, जहां पे क्रेता और विक्रेता एक साथ खड़ा हो और हमेशा आए जाए, जब मन उनको सामान लेना हो ले और चले जाएं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने बाजार कहा, तब से जन्म हुआ बाजार का। तो औद्योगिकरण ने केवल उपनिवेशवाद को ही जन्म नहीं दिया, बाजार को भी जन्म दे दिया। ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों को जन्म दिया। अब आगे, अभी इतनी बातें एक ही बार समझ लेना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे वेट करता हूं। तो गांव की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पहले गांव में ऐसी प्रथा हुआ करती थी, लेकिन
अब बात करते हैं प्रथा हुआ करती। अब समझिएगा बात, अब एक बात और समझिएगा, मैं दोनों को वर्सेस के रूप में समझा रहा हूं आपको आसानी सारी बातें समझ में आएगी। एक बात तो समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे एक बात आप समझते होंगे, कच्चा माल। कच्चा माल, अब ये कच्चा माल क्या होता है? रॉ मटेरियल। देखिए कोई भी वस्तु बनाने के लिए आपको एक बेसिक वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपको माजा बनाना है तो आपको आम की आवश्यकता होगी, आपको चीनी बनाना है तो आपको गन्ने की आवश्यकता होगी। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको समझ में आ जाएगी। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि अगर एक वस्तु का निर्माण करने के लिए आपको एक बेसिक वस्तु चाहिए जो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। कपड़ा बनाने के लिए आपको कपास की आवश्यकता होगी, सूत की आवश्यकता होगी। तो दुनिया में हर चीज बनाने के लिए आपको एक बेसिक यानी कि एक मूलभूत वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसका रूप परिवर्तित करके आप वस्तु को बनाते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी औद्योगिकरण उपनिवेशवाद क्या है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पहले एक वस्तु बनाई जाती थी तो इसका मतलब कच्चा माल भी इनको कम लगता होगा। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन क्योंकि पहले चूंकि हाथ से वस्तु बनाई जाती थी तो रॉ मटेरियल भी क्या लगता था? कम लगता था। ठीक, लेकिन चूंकि अब मशीन से वस्तु बनाने लगी है तो अब एक के बदले 100 वस्तु बनेगी। आप बोलोगे हाँ, तो जब एक के बदले 100 वस्तु बनेगी तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी, कच्चे माल की व्यवस्था भी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए पहले आप हाथ से चीनी या गुड़ बनाते थे, पहले गांव के लोग गुड़ बनाते थे हाथ से, अगर हाथ से गुड़ बनाते तो कितना समय लगे, कितना दिन लगता? रॉ मटेरियल आपको अगल बगल के लोग गन्ना उगाते थे उसी से बन जाता, क्योंकि वो हाथ से कितना बना सकते हैं। लेकिन अगर मशीन लग जाए, अगर बगल में कहीं फैक्ट्री लग जाए तो यहाँ पे गांव भर के लोग जितना गन्ना उगाएंगे, अगल बगल के गांव के लोग जितना गन्ना उगाए, सबका सब लग जाएगा। इसका मतलब अगर वस्तु का निर्माण तेजी से होगा तो रॉ मटेरियल भी तेजी से लगेगा। और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा संसाधन किसके पास ज्यादा होगा? जिसके पास भूमि ज्यादा होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है वो भूमि में उगता है, प्राकृतिक संसाधन होता है वो। प्राकृतिक मतलब कि वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। अब धीरे धीरे आपको सारी बातें लिंक समझ में आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर वस्तु का निर्माण ज्यादा करना चाह रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं चीनी ज्यादा बनाऊं, तो उसको गन्ना ज्यादा चाहिए, और गन्ना तभी ज्यादा होगा जब उसके पास खेत ज्यादा होंगे और वो खेत उपजाऊ होगी। सारी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इट मींस, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको मशीनों से वस्तु का निर्माण करोगे तो वस्तु तो ज्यादा बनेगी। तो वस्तु ज्यादा बनेगी तो फ्री में थोड़ी ना कि मशीन में कह दिया भाई चीनी निकालो तो चीनी निकाल देगा। उसके लिए आपको गन्ना ज्यादा चाहिए। यानी कोई भी वस्तु, कपड़ा ज्यादा बनाओगे तो कपास ज्यादा चाहिए, और अगर मान लीजिए आप मांसा ज्यादा बनाओगे तो आपको आम ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब कुछ भी बनाओगे तो जितना अधिक सामान आप बनाओगे उतना अधिक आपको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की आवश्यकता होगी। और कच्चा माल कहां आएगा? कच्चा माल कहां आएगा? प्राथमिक क्षेत्रों से। और प्राथमिक क्षेत्र का धनी हमारा देश भारत था। बात क्लियर, बात समझ में आ जाएगी आपको। अब मैं बात फिर बैकअप, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जितना अधिक सामान बनाओगे उतना अधिक आपको कच्चा माल की आवश्यकता होगी, और जितना अधिक सामान आप बनाओगे उतने बड़े बाजार की आवश्यकता होगी। यानी बेचने के लिए अधिक देश आपको चाहिए, बेचने के लिए अधिक मार्केट चाहिए आपको सामान बेचने के लिए। एक मार्केट में उतना सामान आप नहीं बेच सकते हो। धीरे धीरे मैं उपनिवेशवाद की ओर टर्न कर रहा हूं। अब औद्योगिकरण का इतना समझने के बाद औद्योगिकरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। औद्योगिकरण का बेसिक मतलब है कि औद्योगिकरण का मतलब आधुनिकरण, मॉडर्नाइज। यानी वस्तु का उत्पादन अब हाथों से छोड़ के, ध्यान समझना, हाथों से छोड़ के वस्तु का उत्पादन जब मशीनों से किया जाने लगा, यानी कि मानव जो श्रम होती है उसको हटा के उसकी जगह मशीन को डाल दिया गया ताकि वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके, तो उसे ही कहा गया औद्योगिकरण। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई थी। आज जो हमारा देश गुलाम हुआ था ना, हम जो गुलाम हुए थे, इसमें औद्योगिकरण उपनिवेशवाद का भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि इंग्लैंड से ये औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड के लोगों को ये पता लग गया था कि अब हमने वस्तु का निर्माण तो मशीनों से करना शुरू कर दिया है, अब हमें वैसा देश खोजना है जहां पे कच्चा माल ज्यादा मिले। क्योंकि देखिए मैंने बताया था अभी कि कच्चा माल, क्योंकि जितना अधिक वस्तु आप बनाओगे आपको कच्चा माल उतना अधिक चाहिए। और दूसरी बात, अब जब आपने वस्तु कच्चा माल आपने प्राप्त कर लिया तो आपको वैसा देश भी चाहिए जहां पे इतना अधिक अगर वस्तु बनाओगे तो उसको बेच भी तो आप सको। तो भारतवासियों को, इंग्लैंड वालों को लगा कि भारत ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज है, जनसंख्या ज्यादा है, वस्तु भी बिकेगी, और यहाँ पे जो चाहोगे वो चीज उगा सकते हो। तभी तो नीली खेती कराते थे लोग, यानी यहाँ से सामान को खरीद के आयात निर्यात करते थे। तो ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो उपनिवेशवाद का मतलब कहीं ना कहीं औद्योगिकरण से पूर्ण रूप से लिंक है। तो औद्योगिकरण का मतलब समझ में आ गया कि जब वस्तुओं का निर्माण हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से होने लगा, और मशीनों से होने लगा तो उसे हमने औद्योगिकरण का नाम दिया। और एक छोटा स्टेप और आता है औद्योगिक क्रांति। तो सिंपल सी बात है,
औद्योगिकरण जब बढ़ा तो उसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। क्रांति का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अचानक हो जाए उसे कहते हैं क्रांति। तो पहले हाथ से वस्तु बनाते तो 2 4 10 15 20 50 बन जाता था कि गांव के लोग में ही बिक जाता था, गांव के लोग ही उसको खरीद के खत्म करते थे। लेकिन जब वस्तु का निर्माण मशीनों से होने लगा तो वस्तु के निर्माण में अचानक वृद्धि हुई। जहां 100 वस्तु बनती थी वहां अब 1 लाख वस्तु बनने लगी। तो अचानक जो वृद्धि उसे कहा क्रांति। तो कौन सी क्रांति, किसके कारण आई थी क्रांति? तो औद्योगिकरण के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ा औद्योगिक क्रांति। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है कि जब वस्तुओं का निर्माण मशीनों से होने लगा तो वस्तु के निर्माण में अचानक उछाल आया, जिसे कहा गया औद्योगिक क्रांति। तो आई होप आपको औद्योगिकरण तो आपको क्लियरली समझ में आया औद्योगिकरण क्या है। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद। तो औद्योगिकरण मैंने इतना बात तो आपको जरूर समझा दिया है कि उपनिवेशवाद का जन्म हो गया है। अब आपसे कोई पूछे कि औद्योगिकरण का सर्वप्रथम कहां तालमेल यानी शुरू हुआ था, तो आप कहोगे इंग्लैंड। तो जब औद्योगिकरण का इंग्लैंड में बात शुरू हुई तो उपनिवेशवाद भी सबसे पहले इंग्लैंड से ही आई। अब देखिए उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, तो औद्योगिकरण का मतलब आपको समझ में आ गया। अब उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये देश इंग्लैंड है और ये एक देश है इंडिया। अब आपको पता है कि पता अभी होगा कि पहले इंग्लैंड जो है ना इस पे शासन किया करता था भारत पे, ठीक है। अरे आजादी तुम्हें ऐसे मिली, आपको पता होगा, शासन किया करता था। अब क्या होता है उपनिवेशवाद में, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि कोई देश, हम इंग्लैंड और भारत की नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा समझ, क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसकी सारी कहानी आपको याद होगी। अब क्या करता था इंग्लैंड, देखिए आप समझिए बात को। इंग्लैंड में औद्योगिकरण चालू हुआ क्योंकि वस्तु का निर्माण ये लोग मशीनों से करने लगे। आप बोलोगे हाँ सर। अब वस्तु का निर्माण ये मशीनों से करने लगा, ध्यान समझिएगा, ये वस्तु का निर्माण मशीनों से करने लगा तो इसका मतलब है कि इसको अब इसके पास वस्तु की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और इसे वस्तु की मात्रा बहुत ज्यादा और इसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने लगी। कच्चे माल में जितना कच्चा माल होगा उतना अधिक वस्तु बनाएगा। जब कोई देश औद्योगिकरण की नीति अपनाता है उसको 2 बात की आवश्यकता होती है कि सामान जो इतना बनाएगा वो बेचेगा कहां, और उस सामान को बनाने के लिए उसके पास कच्चा माल आएगा कहां से इतना अधिक मात्रा में। तो इसको नजर आया भारत, ध्यान समझिएगा। ये भारत में व्यापार के माध्यम से घुसा कि चलिए भाई आपका हम सामान बेचने के लिए आ रहे हैं, हम आपके देश में सामान बेचेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते 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 इसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, क्योंकि इसको पता था कि भारत एक ऐसा देश है जो मेरी दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि मेरे देश में औद्योगिकरण है और मेरी दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसका मतलब क्या, मुझे ये कच्चा माल भी दे सकता है और कच्चा माल देने के बाद मेरा ये सामान, मैं इससे कच्चा माल लूंगा, सामान बनाऊंगा और इसे फिर बेच भी दूंगा। तो एक पन दो काम। और मुनाफा कौन कमाएगा, मुनाफा कमाएगा इंग्लैंड। इसीलिए इसका नाम पड़ा उपनिवेशवाद। देखिए उप का मतलब क्या होता है और निवेश का मतलब क्या होता है। निवेश का मतलब होता है कि कहीं कुछ चीज लगाना। और मैं एक आपको अपना परिभाषा बताता हूं। उप मुखिया सुना होगा, उपराष्ट्रपति सुना होगा। ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर मान लीजिए वो मुखिया या उप राष्ट्रपति ना रहे, उसके अब्सेंसी में वो आदमी उसके कार्य को संभाल ले। तो उपनिवेश का मतलब क्या हो कि निवेश कोई करे और फायदा कोई और कमाए। यहां पे भारतीय किसान मेहनत करते थे, निवेश वो करते थे, लेकिन मुनाफा कौन कमाते थे, इंग्लैंड के लोग, क्योंकि इनसे कच्चा माल खरीद लेते थे कम दामों में, डरा के धमका के कच्चा माल खरीद लेते थे और वही कच्चा माल ये अपने देश में लेके जाते थे और उस देशों में फिर उसे बनाते थे और बनाने के बाद फिर वही सामान आके भारतीयों को बेचते थे। इसीलिए तो कई महात्मा गांधी ने आंदोलन किए। अंग्रेजों ने कहा था कि तुमको हम सामान ना बनाने देंगे और जो कहेंगे वो उपजाना होगा। ये प्रक्रिया ही तो उपनिवेशवाद थी। अब ये उपनिवेशवाद, अगर मान लीजिए औद्योगिकरण ना होता, अगर औद्योगिकरण ना आता, वस्तुओं का निर्माण मशीनों से नहीं होता, तो क्या ये भारत पे नजर रखता? नहीं रखता। अगर इंग्लैंड सर्वप्रथम औद्योगिकरण की प्रक्रिया को ना अपनाता, यानी वस्तुओं का निर्माण मशीनों से ना करता, तो ना तो उसे बेचने के लिए अधिक देश चाहिए था और ना ही उसे कच्चा माल की आवश्यकता थी, और ना अगर ये दोनों उसके आवश्यकता नहीं होती उसको, तो वो भारत पे आता ही नहीं, उसकी नजर भारत पे पड़ती ही नहीं। तो अगर मैं बात कहूं उपनिवेशवाद के कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ था, तो आप बोलोगे सर उपनिवेशवाद तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। ना औद्योगिकरण आती, ना उपनिवेशवाद की प्रथा को चालू किया जाता, ना उपनिवेशवाद चालू होता। तो आप बोलोगे सर उपनिवेशवाद की एक बार परिभाषा दे दीजिए। देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश एक कमजोर देश का शोषण करने लगता है, यानी उसकी जो प्राकृतिक संसाधन उस पर अपना कब्जा कर लेता है और उसका उपयोग करता है अपने हिसाब से, तो इसे कहते हैं हम उपनिवेशवाद। या फिर एक परिभाषा और समझिए कि जब एक शक्तिशाली देश अपना पूरा का पूरा आधिपत्य एक कमजोर देश पे
कर लेता है और उसका शोषण करने लगता है, तो उसे कहते हैं हम उपनिवेशवाद। सिंपल सी बात है, मेहनत करे कोई खाए कोई, इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। कराते थे भारतीय किसानों से मेहनत, जमीन भारतीयों की, मेहनत भारतीयों की, लेकिन मुनाफा कौन कमाते थे? इंग्लैंड के लोग। तो इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और यह जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की नीति आ गई, वस्तुओं का निर्माण मशीनों से होने लगा, और वस्तुओं का निर्माण जब मशीनों से होने लगा तो उसे अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी, और जब सामान अधिक बना जाता था तो उसे बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। वो इतना सामान मशीनों से बनाता था कि इंग्लैंड भर में नहीं बिक सकता था, उसको बेचने के लिए और दूसरे देश में भी जाना पड़ता। तो उसने सोचा भारत एक बेस्ट देश है जहां पे आप कच्चे माल को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, जो आपको चाहिए, जो चाहिए जमीन में उगा सकते हो, और फिर उससे वही सामान बना के उसे बेच भी सकते हो। दोनों आवश्यकता उसकी पूरी हो रही थी। इसीलिए हम कहते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। आई होप आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। देखिए, औद्योगिकरण के कारण एक छोटी सी प्रथा और आती है, नगरीकरण। नगरीकरण या शहरीकरण। देखिए, अब धीरे धीरे औद्योगिकरण भारत कैसे आया, बात समझिएगा। आप बोलोगे सर भारत में कैसे आया? शुरू तो हुआ इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के लोग भारत आए, तो इंग्लैंड के लोग भारत आए, उन्होंने सोचा कि भाई कच्चा माल भारत से ले लेते हैं और फिर उसको इंग्लैंड ले जाते हैं तो टैक्स लगता है, फिर इंग्लैंड सामान बना के फिर भारत लाते हैं तो टैक्स लगता है। यानी दो प्रकार का सामान महंगी हो जाती थी। तो कहा कि टैक्स बचाओ, ये भी तो मुनाफा होगा। उसने भारत में ही कंपनियां खोल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने, थी पहले, जिसे 1857 क्रांति के बाद बंद कर दिया, खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद हुई, वो तो ठीक है, नाम बंद हो गया, लेकिन अंग्रेजों का रवैया बंद नहीं हुआ। उसने सोचा कि भारत में ही क्या करते हैं, कंपनियां खोल देते हैं, और भारत में ही कई कंपनियां खुली जो भारत से कच्चा माल लेती थी और भारत में सामान बनाती थी और भारत के लोगों को ही क्या करती थी, उससे क्या होता, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बच जाता था, और उसको डबल मुनाफा होने लगा अंग्रेजों को कि भारत का सामान भारत में ही बनाएंगे और भारत में ही बेच देंगे। तो ऐसा करते करते भारत में भी कंपनियां पनपने लगी। अब भारत में जब कंपनियां पनपने लगी तो भारत में जो कंपनियां पनपने लगी तो सबसे ज्यादा धक्का लगा किसको पता है? कुटीर उद्योग को। हमने बताया था कि पहले भारत में क्या प्रथा थी कि व्यक्ति अपना सामान हाथों से बनाया करते थे और उसे बाजार में बेचा करते थे, हाँ या ना, बेचा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मशीनों से सामान बनने लगी, तो मशीन से सामान बनने से क्या फायदा है? मशीन से सामान बनने से बहुत फायदे हैं। एक तो उसके दाम कम होंगे, हाँ या ना, क्योंकि आप अगर एक दिन में 100 वस्तु बनाते हो दाम कम होगा। अगर आप हाथ से बनाते हो एक दिन में आप 10 वस्तु बनाओगे तो भर दिन का मुनाफा तो आप 10 वस्तु से खोजोगे निकालने का। लेकिन अगर मशीन एक दिन में 1000 वस्तु बनाती है तो उतना मुनाफा तो आप 1000 में अगर बांटो तो थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। तो वस्तु, मशीन से जो वस्तु बनती थी उसका दाम कम होता था, देखने में आकर्षक होती थी। तो लोग ने सोचा कि अब भाई हमारा हाथ से बना हुआ सामान बिकता नहीं है, तो बिकना बंद हो गया और मशीनों से के द्वारा सामान बनना जो बनता था वो बिकना चालू हो गया। धीरे धीरे करके कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और गांव के लोगों का रोजगार छिन गया। यानी परिवार के लोग जो मिलकर वस्तु का उत्पादन करते थे और हाट पे बेचते थे वो खत्म हो गया, क्योंकि औद्योगिकरण ने जन्म ले लिया। इंग्लैंड की कंपनियां सब भारत आ गई थी, यहाँ पे उद्योग निर्माण करना क्या हो गया था, चालू हो गया था। तो लोगों ने क्या किया, घर द्वार छोड़ दिया, क्योंकि उनको पेट अपना भरना था, घर द्वार छोड़ दिया। और क्योंकि फैक्ट्रियों में काम की आवश्यकता थी, और फैक्ट्री कहाँ था, शहरों में। फैक्ट्रियां कहाँ लगेंगी, जहां पे सभी साधन उपलब्ध होंगे, बिजली सड़क सब होगा, तब वहीं लगेंगी फैक्ट्रियां। तो ये शहर में मिलते थे, तो शहर में फैक्ट्रियां लगती थी। गांव के लोग जो कुटीर उद्योग हाथ से वस्तु बनाते थे वो गांव से पलायन करके, प्रवास करके वो जाने लगे कहां पे, नगर में। और नगर में जाके उन फैक्ट्रियों में वो काम करने लगे। पहले वो अपने घर में काम किया करते थे, लेकिन इस उपनिवेशवाद औद्योगिकरण ने उन्हें उनका ये कुटीर उद्योग छीन लिया और वो कहां की ओर प्लान करने लगे, उन फैक्ट्रियों की ओर जिन फैक्ट्रियों में मशीन से सामान बनता था। और उसी समय प्रक्रिया पैदा हुई नगरीकरण की, यानी कि गांव के लोग अब नगर की ओर प्रवास करने लगे और नगर बड़ा बनने लगा, क्योंकि अब गांव में लोग रहे नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां कहां चलेगी, नगर में। और अपने गांव के लोगों को रोजगार पाने के लिए कहां जाना था, फैक्ट्री, क्योंकि कुटीर उद्योग इनका छिन गया था। तो इसी को नगरीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि गांव के लोग अब कहां बसने लगे, नगर में। तो इसे ही नगरीकरण कहा गया या शहरीकरण, आप बात समझिए। ये सारी बातें इसमें छोटी छोटी बातें थी, अब मेरे ध्यान आया तो मैंने आपको समझा दिया। अगर नगरीकरण आपको समझ में ना आया हो तो आई होप आपको औद्योगिकरण अपनी बात समझ में आ गया। औद्योगिकरण ने बहुत कुछ दिया, आधुनिक तो बनाया, लेकिन बहुत कुछ छीना भी। लोगों का रोजगार छीन लिया, कुटीर उद्योग छीन लिया। उसके बाद प्रदूषण, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ना भारी मात्रा में, केमिकल पानी भारी मात्रा में हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। हम आगे तो बढ़े, हमें आवश्यकता की वस्तु अधिक मात्रा में तेजी से तो मिलने लगी, लेकिन हमने पर्यावरण को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसका उपाय ढूंढना बहुत जरूरी है, और इस पे एक वीडियो भी आने वाली है मेरी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पर्यावरण को ये औद्योगिकरण विकास कर रहा है। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो औद्योगिकरण से आपको वस्तु तो मिल रही है बड़ी तेजी से, मनचाही वस्तु मिल रही है, फास्ट मिल रही है, कम दाम पे मिल रही है, लेकिन नुकसान तो पर्यावरण को ही हो रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, तो अब आप आई होप आप लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो लिखोगे तो एक बार और समझ लीजिए कि औद्योगिकरण का अर्थ होता है कि वस्तुओं का निर्माण मशीनों से होना, ठीक है। और मशीनों से होना, तो जब वस्तुओं का निर्माण मशीनों से होगा तो उसके लिए आपको कच्चा माल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी और उस वस्तु को बेचने के लिए बाजार भी बड़ा चाहिए। तो बाजार बड़ा चाहिए, तो इसीलिए कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए और अधिक बाजार बनाने के लिए बड़े बड़े देश छोटे छोटे देश को अपना गुलाम करने लगे, उस पर अपना अधिकार जमाने लगे, क्योंकि उस देश से हम कच्चा माल मिल रहे हैं और अपना सामान बना के उसे बेच भी दें। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? उपनिवेश। इसीलिए कहते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम इसमें अभी भी रह गई। मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। मुझे ये मतलब नहीं है कि 100 200 300 बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई। अगर एक बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये उपनिवेशवाद औद्योगिकरण की सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेवेंट और कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कुछ और अगले नए टॉपिक के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको पहुंचती रहे। और वैसे देखिए मैं मैथ का बेसिकली टीचर हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस या फिर एसएसटी के टीचर की कमी है। मुझे ऐसा बच्चों ने कहा है, मुझे बताया है कि सर सब टीचर तो मिल जाते हैं। वैसे मैं मैथ का इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन अगर मैं मैथ इंग्लिश क्लास लूं तो फिर फायदा नहीं, क्योंकि बेटे टीचर सब हैं हर इलाके में। लेकिन एसएसटी में इसलिए पढ़ाता हूं आप लोगों को क्योंकि ये मेरा पैशन है, जुनून है एसएसटी पढ़ाना। और जब मैं जुनून से कोई काम करता हूं ना तो बहुत अच्छा करता हूं और आपको भी शायद अच्छा लगता होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।